So hello guys, welcome back to my channel HK Official. Yes, I'm there with you with unit number 5 of engineering physics, that is magnetism and superconductivity. तो ये भी इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर 5 हम वन शॉट के अंदर कवर करने जा रहे हैं. तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका पूरा सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे. आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही है, मेरे थ्रोट में ज़रा पेन है, लेकिन यस आपके लिए वीडियो बनाना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ज़रा लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है ना. तो चलो देखते हैं कैसे कंप्लीट कर पाते हैं इस यूनिट को, लेकिन यस आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा ऑफ कोर्स. तो आई होप कि आपने इससे पहले के सारे यूनिट जो हैं, मैंने फिजिक्स का 3-4 यूनिट भी जो है वो चैनल के ऊपर कंप्लीट कर रखा है. तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज़ ये यूनिट आप इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. और मैं आपको बता दूं, मैंने एसएमई के भी सारे के सारे यूनिट्स जो हैं 6th यूनिट तक के सब अपलोड कर दिए हैं. ठीक है, तो आपको अगर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करना है या अभी आपने नई यूनिट को कवर किया है एंड आपको करना है, तो आप उन यूनिट्स के जो पर्टिकुलर वन शॉट्स हैं उनको रेफ़र कर सकते हो. और मैंने बहुत ही मतलब एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल कर दिया है. मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की वीडियो होगी, उससे ज़्यादा की नहीं है. तो आप देख के अपने जो है यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं एंड एनसेम की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो बस आज के दिन के लिए मेरी आवाज़ को बेयर कर लीजिए, बाकी तो आपको वन शॉट मिल ही जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 ऑफ फिजिक्स को, दैट इज़ इन मैग्नेटिज्म एंड सुपर कंडक्टिविटी. एंड यस मैं ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. ठीक है, तो चलो अब यूनिट का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एंड सुपर कंडक्टिविटी. तो हमें मैग्नेटिज्म के बारे में तो पता है, लेकिन हम सुपर कंडक्टिविटी भी इसके साथ पढ़ेंगे. तो मैग्नेटिज्म एंड सुपर कंडक्टिविटी ये दोनों जो है ना फिजिक्स के वर्ल्ड में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. ठीक है, मैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेट्स की फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के बिहेवियर की स्टडी होती है, राइट. और सुपर कंडक्टिविटी क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ मटेरियल्स बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर्स पर इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी रेजिस्टेंस के कंडक्ट करते हैं. तो कैन यू इमेजिन, बिना रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर्स पे. तो दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी. तो हम इन दोनों फील्ड को जो है ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं फिजिक्स के अंदर, बिग फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल फंडामेंटल फोर्सेस. तो वो जो है इस यूनिट के अंदर कंपाइल है एंड हमको जो है इसको पढ़ना है. ठीक है, तो मैं सारे के सारे नोट्स आपके साथ लेकर आई हूँ एंड आपको एक छोटे छोटे डेफिनेशन से लेके न्यूमेरिकल्स तक जो है मैंने इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है. तो आई होप कि आप जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे. अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो एंड चलो फिर अब वीडियो देखते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना. तो स्टार्टिंग में जो है ना आपको मैंने सारे के सारे डेफिनेशंस जो है ना वो कंपाइल कर दिए हैं. तो जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं एंड यस ये डेफिनेशंस एग्जाम में आ जाते हैं. एंड आप देखो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये वाले जो है ना क्या कहते हैं डेफिनेशंस, ये सब पूछे गए हैं. तो मैंने सब जो है एक बार ही स्टार्टिंग में ही आपको दे दिए. तो डेफिनेशन याद करने के बाद हम जो है डायरेक्टली जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है यूनिट के, वो पढ़ सकते हैं एंड वो ईजी भी जाते हैं. फिर चलो देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल. आई नो हमने ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन वी डोंट नो कि एक्चुअल डेफिनेशन हमें क्या लिखना होता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इट इज रेफर टू स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक यूनिट हैविंग 2 पोल्स दैट इज नॉर्थ एंड साउथ दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर. सिंपल डेफिनेशन है. इसमें हमें जो मैंने देखो अंडरलाइन किया है ना, स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक यूनिट, तो आप बस इतना याद रखेंगे ना तो आप पूरा सेंटेंस याद रख पाओगे. तो मैंने कुछ कुछ जो है वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं ताकि आप वो कीवर्ड्स याद रखें एंड उससे आपको डेफिनेशन याद हो जाए. तो इसमें क्या है, इट इज़ रेफर टू स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक यूनिट, यानी कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल इसका डेफिनेशन अगर आपको पूछा है तो डायपोल. ठीक है, डायपोल से आप क्या याद रखोगे कि हमें नॉर्थ एंड साउथ ये 2 पोल्स को जो है कंसिडर करना है एक मैग्नेट के अंदर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है. और इन दोनों भी पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, सो दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर. सो आई होप कि आपको लर्न हो गया ये डेफिनेशन. ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल का, इट इज रेफर टू स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक यूनिट हैविंग 2 पोल्स दैट इज नॉर्थ एंड साउथ दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में हो गया. सेकेंड डेफिनेशन आप देख सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अब यहाँ पर एक वर्ड और ऐड हो गया है, मोमेंट. तो इसमें क्या है, इट इज द मेजर
ठीक है, मूवमेंट के एम से याद रखना है आपको, क्या कहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट करना है, मेजर। सो इट इज द मेजर ऑफ डाइपोल्स एबिलिटी टू अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा जो डाइपोल है वो अलाइन हो जाता है ना, तो जो वो डाइपोल की एबिलिटी है फॉर दैट अलाइनमेंट, उसके मेजर को हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। एक बार और आप रीड कर लो, लर्न हो जाएगा। इट इज मेजर ऑफ डाइपोल्स एबिलिटी टू अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो इसका क्या मतलब हुआ, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ पोल ये कीवर्ड याद रखना है, ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय एच। अब याद रखना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम एच से डिनोट करते हैं, द यूनिट ऑफ एच। अब हाँ, यूनिट और जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा है इट इज डिनोटेड बाय एच, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन के साथ आप ये भी ऐड कर दोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पर इट इज डिनोटेड बाय एच, द यूनिट ऑफ एच इज एम्पियर पर मीटर इन एसआई सिस्टम। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कितना याद रखना है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एच एंड यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। तो इसका डेफिनेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नेटाइजेशन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपको यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, हमारा मैग्नेटाइजेशन हो गया। एंड इसको हम काय से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका भी यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की तरह है, दैट इज एम्पियर पर मीटर इन एसआई यूनिट्स, ठीक है। यहाँ तक आपको डेफिनेशंस लर्न भी होते जा रहे हैं, ओके। उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम काय से डिनोट करते हैं, राइट। तो इट इज द मेजर ऑफ ईज विद विच मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। तो मतलब कितना इजीली कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, उसका जो हम मेजर करेंगे ना, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको याद रखने के लिए आप क्या ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, दैट इज काय इज इक्वल टू एम बाय एच, यानी कि मैग्नेटाइजेशन पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वही मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। बस यही क्या है, हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता है फाई से हम इसको डिनोट करते हैं, राइट। तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच पासिस थ्रू अ गिवन एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें से कितने टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच पासिस थ्रू अ गिवन एरिया इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पर आप एक और लाइन क्या ऐड कर सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय phi. Then the lines of induction are collectively called as flux, the same thing, and the unit of magnetic flux is Weber. तो ये आपको यूनिट भी याद रखना है, यूजुअली हमें फ्लक्स का यूनिट याद ही रहता है, दैट इज वेबर। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन और वी कैन ऑल्सो से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये दोनों के मतलब सेम ही वर्ड है, बस जो है मतलब सेम ही मीनिंग है, बस वर्ड अलग है, तो आपको सेम डेफिनेशन है, यानी कि इट इज नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ऊपर क्या था, किसी भी गिवन एरिया के अंदर से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हो रही है, उसके मेजरमेंट को मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे थे। लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका मतलब क्या है कि यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया हम कंसीडर करेंगे एंड उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है पास हो रही हैं, उनके मेजरमेंट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट, अब रिमेंबर इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, बी इज इक्वल टू phi बाय ए। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इससे ही हमें पता चल रहा है फ्लक्स डेंसिटी। अब डेंसिटी कहीं भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि डेंसिटी अगर आ गया ना वर्ड, तो आपको पर यूनिट एरिया ही करना है, ठीक है। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये किसके लिए हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसका जो है यूनिट, अब फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एरिया का यूनिट हमें पता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ये हो गया इसका एसआई यूनिट, और टेस्ला हो जाता है इन सीजीएस, ठीक है। तो ये बस 7 डेफिनेशंस है जिनको आप याद कर लो, और मैंने आई थिंक आपको मतलब थोड़ा बहुत याद भी करा दिया है कि आपको कैसे रिमेंबर
करना है, ठीक है। अब मैं आपको अगर सिंपली स्टार्टिंग से आपको सिर्फ समरी बताऊं तो देखो, मैग्नेटिक डाइपोल, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल एक मतलब वी कैन से एक स्मॉल सा मैग्नेटिक बार होता है जिसका एक इमेजिनरी सेंटर होता है, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ ये दोनों उसके पार्ट्स होते हैं एंड दे आर इनसेपरेबल और क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उस बार का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी कि वो कितना अलाइन कर रहा है, जो डायरेक्शन आ रहा है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को कितना अलाइन कर रहा है, तो उसके मेजर को हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, राइट। देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, लाइक जब हम एक मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर को किसी और मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं ना, तो उस फील्ड के इफेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। एंड एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी आप डेफिनेशन देख सकते हो, आपको याद रखना है क्या कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट टाइम, ओके, और दैट पॉइंट, ओके। देन मैग्नेटाइजेशन, इसको तो आप बस ऐसे ही याद रख लो, इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देख सकते हो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एक मटेरियल की एबिलिटी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के को अपने अंदर अलाउ करता है, तो वो कितने इजीली मतलब मैग्नेटाइज हो जाए ना कोई भी मटेरियल, उसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, उसकी मेजर को, ठीक है। बाकी तो ये जो मैंने फॉर्मूला दिया इससे आप रेशियो बना सकते हो। फिर जब हम इसी सरफेस से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को काउंट करते हैं उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, और जब एक मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल में क्रिएट होता है ना तो उसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब चलो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो एंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब आगे आपके पास क्या है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि आपको मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज हम उसको बी से डिनोट करते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि एच से उसको हम डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये हमें डिराइव करना है, ओके। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो, व्हेन अ मटेरियल इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन अराइज। अब मैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो ही रही है तो हम बता सकते हैं कि अगर कोई भी मटेरियल हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो हम टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन हमें मिलते हैं। कौन से टू टाइप्स, फर्स्ट है ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है पर्टिकुलर हमें उस हिसाब से इंडक्शन मिलेगा, क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इटसेल्फ, मटेरियल खुद भी कुछ मैग्नेटाइज हो जाता है, इसके वजह से भी हमें इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन मिलता है। तो ये दो टाइप्स हो सकते हैं इंडक्शन के। तो द मैग्नेटिक इंडक्शन बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मटेरियल, तो ये फॉर्मूला जो है हमें याद रखना है, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच, ठीक है। तो कोई भी मतलब मटेरियल के अंदर जितनी मैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है एच से, तो b बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहाँ पर m बाई एच प्लस h बाई एच क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम उसको लिख सकते हैं म्यू नॉट 1 प्लस m बाई एच, ओके। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला काय इज इक्वल टू m बाई एच, तो यहाँ पर हमें m बाई एच दिख रहा है तो हम उसको काय से रिप्लेस कर सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, b बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काय इन द ब्रैकेट, एंड बस h को हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो हमें क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया b और h के बीच में। सिंपल है ना, कितना सिंपल, बस डिवाइड किया, m बाई एच को काय से रिप्लेस कर दिया बस। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काय h, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज में भी यूज होता है। उसके बाद देखो ये दो जो है डेफिनेशंस और हैं, दैट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो आपको ये भी याद रखना है, तो बस आप ये इसमें तो मैं ये कहूँगी कि आप बस फॉर्मूला याद रखो तो आपको डेफिनेशन याद ही हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के लिए आपको क्या याद रखना है, बी बाई एच, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप इसको कैसे देखो लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यस, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलो, सेम चीज है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इन द मीडियम टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो बस उसको रीअरेंज करके आप जो है डेफिनेशन लिख सकते हो। एंड यस, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी पर मीटर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रिलेटिव परमिएबिलिटी के ऊपर। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी तो बहुत ईजी है, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज म्यू नॉट, तो वो हो जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। आई होप इतना आपको समझ गया होगा।
अब हमारे पास है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, यानी कि हमें म्यू आर और काय के बीच में जो है रिलेशन निकालना है। तो हम वही जो है हमारे पास वो फॉर्मूला है, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच, उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड सेम चीज डिवाइड बाय एच करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी बाय एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एम बाय एच प्लस 1। अब क्या करना है हमें, अब हमें एम बाय एच को तो काय जो है रिप्लेस करना ही है, लेकिन बी बाय एच को हमें म्यू से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल गया एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होती है, बी बाय एच। तो बस म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। अब यहाँ पर बी बाय एच मिला है, उसको हमने म्यू से रिप्लेस कर दिया, एंड म्यू नॉट एज इट इज एम बाय एच को काय से रिप्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिला, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काय। अब यहाँ पर म्यू नॉट को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काय। अब म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, हमने रिलेटिव परमिएबिलिटी का डेफिनेशन में ये देखा हुआ है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो बस हमें रिलेशन मिल गया, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय। सिंपल। आई होप आपको ये रिलेशन बहुत ईजी लगते होंगे, ठीक है। एंड येस, ये एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। येस आई नो कि इसके अंदर डेफिनेशन ज़्यादा है, बट आई थिंक ये लास्ट है, ठीक है। चलो, बोर मैग्नेट्रॉन, इसमें क्या है, म्यू बी से हम इसको डिनोट करते हैं, याद रखना। एंड ये आ जाता है तो इसको ज़रा मतलब ध्यान दे के सुनिए। इट इज़ अ नेचुरल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट। सिंपल। तो जो नेचुरल यूनिट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट, उसको हम बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। बस यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना और इसकी जो वैल्यू है वो याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो म्यू बी इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम, ये जो है बोर मैग्नेट्रॉन के लिए इसका फॉर्मूला है। एंड इसकी वैल्यू क्या आती है, एज ई एच पाई एम 4, ये सब कांस्टेंट है ना, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 9.28 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है इधर। तो ये हो गया बोर मैग्नेट्रॉन। होप ये समझा होगा। अब आ जाते हैं, ये जो है मेन क्वेश्चन, तो ये जो है शॉर्ट नोट के हिसाब से आ जाता है आपको, तो इम्पॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आपको एक्सप्लेन करने बोलते हैं, एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो उसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, और बाइटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्पिन और न्यूट्रॉन स्पिन, ठीक है। बस ये 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैसे ओरिजिन हो सकता है या फिर कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम सिर्फ 3 टाइप्स बताएंगे उसके, और फिर या फिर 3 सोर्सेज बताएंगे उसके, एंड जस्ट उनको एक्सप्लेन कर देंगे कि हमें उनसे मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अराइज ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि जो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो कैसे अराइज होती है, ड्यू टू उसके मूवमेंट की, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वजह से। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसे क्रिएट होता है, तो इसके 3 सोर्सेज हैं, दैट इज ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूट्रॉन स्पिन। तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप क्या लिख सकते हो, देखो, इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, वो न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मतलब मूव करता रहता है। फिर ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज इक्विवेलेंट टू टाइनी करंट लूप, यानी कि जितने भी उस पर्टिकुलर एटम के अंदर ऑर्बिट होंगे जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव हो रहा है, तो वो मतलब हर एक ऑर्बिट को हम क्या बुलाएंगे, या फिर उसको क्या उसकी इक्विवेलेंट करेंगे, टाइनी करंट लूप। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये ऑर्बिट जो है ये मतलब टाइनी करंट लूप है, ठीक है। इट बिहेव्स एज एन एलिमेंट्री मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब वो लूप के अंदर जो है मूव करता होता है न्यूक्लियस के अराउंड, दैट टाइम वो क्या करता है, वो कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ओके, जिसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अगर वो ऐसे बिहेव कर रहा है जिसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबके मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम सम अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एंड यस, हम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि मैग्नेटाइजेशन के ही मतलब वो कैसे अराइज हो रहा है वो ही पढ़ रहे हैं। तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ऐसे जो है हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है, यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो जो ऑर्बिट के अंदर वो मूव हो रहा है ना, वो कैसे मतलब कैसे दिखने लगता है या फिर कैसे बिहेव करता है, लाइक अ करंट लूप, ठीक है। तो जब वो करंट लूप अगर हम उसको मतलब वो ऐसे बिहेव कर रहा है करंट लूप की तरह, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है
वो कैसे बिहेव करने लग जाता है, एक एलिमेंट्री मैग्नेट की तरह। और हमेशा मैग्नेट क्या आता है, मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर मूव हो रहे हैं, तो वो सबका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, अगर हम उनका सम अप कर दें तो हमें टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है। एंड इट कैन बी शोन दैट एलिमेंट्री मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय बोर मैग्नेट्रॉन। तो जो वो टोटल मतलब हम एलिमेंट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात करें तो वो कितने के मतलब जो हमारा बोर मैग्नेट्रॉन है ना, उसके इक्वल होता है। तो हमें पता है हमारा बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, EH/4πm, एंड उसकी वैल्यू भी हमने देख ली है, दैट इज 9.28 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बस ये फर्स्ट सोर्स हो गया। एंड बिलीव मी, इसके बाद के 2 सोर्स बहुत ही ईजी हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो ईच इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अराउंड इटसेल्फ। ये सेंटेंस याद रख लो कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद के ही अराउंड मतलब रोटेट हो रहा है, राइट? जैसे अर्थ खुद के अराउंड रोटेट होता है ना, सेम वैसे ही। तो ईच इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अबाउट इटसेल्फ एंड दिस गिव्स राइज टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बस खत्म। वो इलेक्ट्रॉन खुद ही अपने मतलब अपने अराउंड मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बस इसी के वजह से जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अराइज होता है। सिंपल। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इट कैन बी शोन दैट स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय μs इज इक्वल टू g इंटू E/2m इंटू s। तो यहाँ पर g क्या है, लैंडिक फैक्टर, और E/2m क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये याद रखना। और s क्या होता है, ms h क्रॉस, और यहाँ पर s इज व्हाट, मैग्नेटिक मूवमेंट। और ms क्या है, जो स्पिन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जो हम +1/2 और -1/2 इसमें मेजर करते थे, राइट? तो बस वही है। तो ये इतना हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला, आपको क्या याद रखना है, ईच इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अबाउट इटसेल्फ। बस न्यूक्लियर स्पिन में आपको क्या याद रखना है, द न्यूक्लियस इज स्पिनिंग अराउंड इटसेल्फ। बस खत्म। आई थिंक मैंने आपको पहले न्यूट्रॉन स्पिन बोल दिया, इट इज न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, सो द न्यूक्लियस स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटॉन्स। तो बस यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटॉन्स, ये याद रखना है। एंड अगर हम प्रोटॉन्स की बात करेंगे ना, तो हमारा बोर मैग्नेट्रॉन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे बोर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू थी उसमें हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया था। लेकिन यहाँ पर जब प्रोटॉन की बात होगी तो हम मास ऑफ प्रोटॉन पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 5.05 × 10⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। आई होप आपको समझा होगा। बस इतना ही था, क्या, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इस पे शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड होता है, तो बस आपको ये 3 सोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ एटम्स एंड मटेरियल्स। तो यहाँ पर हमने, जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं आगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए न्यूक्लियर स्पिन को इग्नोर करें, तो हमारा जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन स्पिन, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है। तो ये होता है रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज द सम, यानी कि इन दोनों के सम पे बेस्ड होता है, दैट इज ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। उसके बाद व्हेन मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक डाइपोल रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने किसी भी मटेरियल को अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो उसका जो एटॉमिक डाइपोल है, रिस्पेक्टिव एटॉमिक डाइपोल, वो एक्सटर्नल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो उसके रिस्पॉन्ड के बेसिस पे हमें क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये मटेरियल्स जो हैं क्लासिफाइड हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स द एटॉमिक मूवमेंट्स आर वीकली अलाइन अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी एक्सटर्नल हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट जो है ना हमारे एटॉमिक मूवमेंट्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं। सो द एटॉमिक मूवमेंट्स आर वीकली, यस ये वर्ड याद रखो, वीकली अलाइन। ठीक है, और यहाँ पर और एक वर्ड कौन सा याद रखना है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अपोजिट और वीकली अलाइन, ये वर्ड आपको याद रखना है। तो आपका डेफिनेशन क्या बन गया, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स द एटॉमिक मूवमेंट्स आर वीकली अलाइन अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर सिर्फ डायरेक्शन, यानी कि देखो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन था डायमैग्नेटिक में, इसमें अलोंग द डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड को जा रही है तो हमारे एटॉमिक मूवमेंट्स भी राइट साइड को अलाइन होंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स द एटॉमिक मूवमेंट्स आर वीकली aligned
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, बस एक वर्ड चेंज होगा, कौन सा होगा, वीकली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली अलाइन। सो इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एटॉमिक मूवमेंट्स आर स्ट्रांगली अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बस यहाँ पर हमने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ एटम्स एंड मटेरियल्स के अंदर। अब जो है ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मार्क की ये आएगा ही आएगा। अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखो ना तो इसके अंदर ये अवेलेबल है, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायमैग्नेटिक मटेरियल देखना है हमें, उसके बाद पैरामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक, ये सब मटेरियल्स के बारे में हमें क्लासीफाई करने आता है। तो हम देखते हैं हमें फर्स्ट कैसे, देखो आप डायग्राम देख सकते हो जिसमें मैंने मैग्नेट दिखाया है नॉर्थ एंड साउथ, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ठीक है। तो आप जस्ट डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस विच व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अ वीक मैग्नेटिज्म इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आपने इस वक्त यहाँ पर डेफिनेशन याद कर लिया होगा ना, तो यहाँ पर वही डेफिनेशन रिपीटेड है। अगर आप देखो तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंस है जब उनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो वो क्या करते हैं, वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म बोल लो या एटॉमिक मूवमेंट बोल लो, ठीक है। तो बस वही है डेफिनेशन किसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का। फिर आप लिख सकते हो द एटम्स हैव वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक एज इट इज द बेसिक वन, तो द एटम्स हैव वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड यस दे स्लाइटली रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये रिपेल वर्ड जो है हमें डायमैग्नेटिक के अंदर याद रखना है कि दे स्लाइटली रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। उसके बाद अगर आप देखो तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ऑन बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी बात हुई है, राइट। तो यहाँ पर हमें परमिएबिलिटी को भी मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट होने के कंप्लीट चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1, यानी कि आप कैसे याद रख सकते हो, म्यू आर, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1। हमेशा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है। द डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव। तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमने क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे आप कैसे क्लासीफाई कर पाते हो, तो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है बहुत स्मॉल होती है एंड नेगेटिव में होती है। तो बस ये आपका जो है लर्न करने का ही पार्ट है। तो आपको डायमैग्नेटिक में क्या याद रखना है, पहले तो जो मटेरियल्स मतलब या फिर सब्सटेंसेज हम कह लें, अगर हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनके अंदर वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं वीक एटॉमिक मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। एंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो एटम्स होते हैं दे हैव वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दे आल्सो स्लाइटली रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड ये दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इज लेस देन 1, यानी कि म्यू आर लेस देन 1 होता है। एंड देन ससेप्टिबिलिटी जो बहुत स्मॉल होती है एंड नेगेटिव में होती है, ठीक है। उसके बाद एज ससेप्टिबिलिटी इज वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, काई इज लेस देन 0, ठीक है। अब ये लेस देन 0 क्यों होता है, उसका शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि इट इज ड्यू टू रिपल्जन एक्सपीरियंस्ड बाय डायमैग्नेटिक मटेरियल्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि एटम्स दे स्लाइटली रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो अगर वो रिपेल कर रहा है ना तो इस रिपल्जन के वजह से जो है हमारी ससेप्टिबिलिटी वो स्मॉल होती जाती है, ठीक है। सो ड्यू टू रिपल्जन एक्सपीरियंस्ड बाय डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, सो इसी वजह से काय जो है वो लेस देन 0 होता है या फिर वी कैन से नेगेटिव होता है। फिर एग्जाम्पल जो है ये लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब एग्जामिनर चेक करता है वो किस फॉर्मेट में चेक करता है, पहले तो अगर आपने ये डायग्राम ऐसा बना दिया ना तो इट लुक्स बेटर फॉर हिम। देन आपने डेफिनेशन लिख दिया, टिक। देन आपने स्लाइटली रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, टिक। फिर आपने रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो है वो कंपैरिजन लिख दिया, ससेप्टिबिलिटी का कंपैरिजन लिख दिया, एंड देन आपने एग्जाम्पल लिख दिया ना, तो कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं होगा जो उसमें मार्क्स कट कर पाएगा, ठीक है। आई एम गिविंग यू द कंप्लीट नोट्स, तो आप इसका फायदा उठाइए एंड मतलब बस इसके ऊपर ही वर्क करिए, इतने ही नोट्स के ऊपर, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, बिस्मथ, सिल्वर, कॉपर, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं, याद कर सकते हो।
सेकेंड आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो रही हैं, हमारे मैग्नेट के अंदर जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डायमैग्नेटिक में हम थोड़े भी हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारे मैग्नेट के अंदर पास नहीं हो रही थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत हो रही है। ठीक है, हम बस वही मैंने जैसे आपको डेफिनेशन पैरामैग्नेटिक का बस वही आपको लिखना है। सो द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस which when placed in external magnetic field develop a weak magnetism but in the direction of external magnetic field। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या था, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिज्म, वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। फिर द एटम्स आर स्लाइटली ओरिएंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद दे अट्रैक्ट द लाइंस ऑफ फोर्सेस स्लाइटली। अब हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या देखा था, दे रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर क्या है, दे अट्रैक्ट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्लाइटली। ठीक है, जस्ट आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब रिलेटिव परमेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल इज स्लाइटली अबोव 1, यानी कि म्यू आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये याद रखना, वहाँ पर क्या था, म्यू आर लेस देन 1 था, यहाँ पर है म्यू आर ग्रेटर देन 1। उसके बाद पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या है, अगेन यहाँ पर इट इज लेस देन 1 बट पॉजिटिव। यहाँ पर क्या देखा था, इट इज लेस देन 0। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर लेस देन 1 है, ओके, लेकिन पॉजिटिव है। लेस देन 1 है लेकिन पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, तो इट इज ड्यू टू द स्लाइट अट्रैक्शन, यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो रहा है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है किसका, मैग्नेटिज्म का, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्लाइट अट्रैक्शन हो रहा है मटेरियल्स का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के, जब व्हेन वी प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्लाइट अट्रैक्शन की वजह से हमारी जो ससेप्टिबिलिटी है वो लेस देन 1 दिखानी है हमें। और एग्जाम्पल याद रख सकते हो, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। अब आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही डायग्राम बना सकते हो, और यहाँ पर भी वही चीज़, क्या डेफिनेशन से आप कैसे याद रखोगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म याद रखना है इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, these materials are strongly oriented along the direction of external magnetic field. Again they attract lines of force strongly. यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या कर रहे थे, they were attracting the magnetic lines of force slightly, but यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक they attract strongly. Okay, अब यहाँ पर याद रखो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, मच ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो म्यू आर ग्रेटर देन 1 शो करना है हमें, और ससेप्टिबिलिटी भी ग्रेटर देन 1 शो करनी है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है हमें कि ससेप्टिबिलिटी भी जो है वो ग्रेटर देन 1 है एंड पॉजिटिव है। इट इज़ ड्यू टू लार्ज अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे जो जितना अट्रैक्शन हो रहा है ना, उस हिसाब से हमारी ससेप्टिबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो हमें पता ही होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, तो बस वही यहाँ पर आप मेंशन कर दो, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी पार्ट चल रहा था अभी तक। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज के ऊपर। तो हम जो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हम जो टेप रिकॉर्डर वगैरह यूज़ करते थे ना, यानी कि कोई भी मतलब ऐसा जिसमें मैग्नेटिक स्टोरेज अवेलेबल है ना, तो वो चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो मैग्नेटिक स्टोरेज क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को मैग्नेटिक सरफेसेस या मटेरियल्स के ऊपर स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसमें डेटा को राइट करने के लिए, और मतलब अगर स्मॉल रीजन्स की मैग्नेटाइजेशन है तो उसको चेंज किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो डिस्क या फिर टेप के ऊपर। ठीक है, ये चेंजेस जीरोज और वंस यानी कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कंप्यूटिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में लाइक हार्ड डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप्स, ये सब इंक्लूड होते हैं, एंड इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, आपको फास्ट एक्सेस करने के अंदर जो मैग्नेटिक स्टोरेज है ना, वो हेल्प करता है, और कंप्यूटर्स और डेटा स्टोरेज सिस्टम में ये कॉमनली यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको जो है रफली आइडिया आ गया है कि मैग्नेटिक स्टोरेज जो है इसमें एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखो, यहाँ पर आपको एक साइड में रीड हेड दिख रहा है
और एक राइट हेड दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क देख सकते हो, यहाँ पे नीचे डिस्क प्रेजेंट है, उसमें अलग अलग अलाइनमेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट यानी कि फ्रिंज पैटर्न जो है वो यहाँ पर हमें मिलता है, और ये जीरोज और वंस के फॉर्मेट में होता है, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे शो किया है। तो रीड हेड, राइट हेड, अब आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, फिर आपको डायग्राम जो है इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले तो मैग्नेटिक स्टोरेज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिजिटल डेटा स्टोरेज यूजिंग मैग्नेटाइज्ड मीडियम टू स्टोर डेटा। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर यूज्ड। तो ये जो भी चीज़ें यूज़ होती थी ना, इनके अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज होता था, यानी कि मतलब पहले जो है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, तो डिजिटल डेटा जो है वो स्टोर होता है बाय यूजिंग मैग्नेटाइज्ड मीडियम, ठीक है। तो आई होप ये समझा होगा क्या मैग्नेटिक स्टोरेज, इसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा मतलब डेटा को जो है हम मैग्नेटिक स्टोरेज के फॉर्म में जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब जो है हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रिंसिपल में देर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोलैरिटीज, दैट इज n dashes and s dashes. So each one used to represent either 0 or 1. Computer system need to store data in digital format, consist of information in binary, that is data in the form of 0 and 1. देखो मैं आपको जितना बता रही हूँ आप बस उतना याद रखो। अब इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, तो एक तो ये डायग्राम आपको बनानी होगी, उसके बाद ये थोड़ा सा जो है इंट्रो हमने दे दिया किसका, मैग्नेटिक स्टोरेज का। उसके बाद आप प्रिंसिपल के अंदर क्या लिख सकते हो, तो कंप्यूटर सिस्टम जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वी ऑल नो। तो यहाँ पर जो डिजिटल हमारा डेटा है ना, वो डिजिटल फॉर्मेट में जो है स्टोर होता है, तो जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि बाइनरी फॉर्मेट में वो स्टोर होता है, एंड डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन। द रीजन वे डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन मैग्नेटाइज्ड रीजन रीड एज वन, यानी कि जो रीजन मैग्नेटाइज्ड रीजन है एंड अगर उसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है तो वो कैसे रीड होगा, वन। एंड जो अनमैग्नेटाइज्ड रीजन होगा वो कैसे रीड होगा, जीरो। तो बस सिंपली आपको बस बहुत सिंपल फॉर्मेट में इसको याद रखना है। उसके बाद आप देख सकते हो रीड एंड राइट हेड, तो ये दोनों कैसे वर्क करते हैं। तो जो ड्राइव यूजेज अ मोटर टू रोटेट द मीडिया एट हाई स्पीड, तो एक जो है ड्राइव यूज, मतलब ड्राइव के अंदर जो है ना हमारी एक छोटी सी मोटर यूज होती है, जो कि क्या हेल्प करती है, हमारे मीडिया को हाई स्पीड में रोटेट करने के लिए हेल्प करती है। एंड द डेटा इज रिटन एंड रेड यूजिंग अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड हेड्स। जब ये रोटेट होता होगा ना हमारा मीडिया, तो क्या होता है उस वक्त, हेड्स जो है ना, ये जो कि हम स्मॉल डिवाइसेस बोल रहे हैं उनको, तो ये हेड्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेड्स के वजह से क्या होता है, हम डेटा को जो है वो रीड भी कर पाते हैं एंड राइट भी कर पाते हैं। तो ये सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि हम एक मोटर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे मीडिया को हाई स्पीड के ऊपर रोटेट कर रहा है, ठीक है। ईच हेड हैज़ अ टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट विच कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर wrapped with the wire. A read write head moves very close to the magnetic surface. तो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, रीड और राइट हेड ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ था कि ईच हेड हैज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट विच कंसिस्ट ऑफ आयरन कोर रैप्ड विद द वायर। तो जो है टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है हमारे हेड्स के पास प्रेजेंट होता है। एंड आप देख सकते हो कि दोनों के डिस्क जो दोनों भी है, ये डिस्क के एकदम क्लोज जो है ये मूव करते होते हैं, ठीक है। और जो रीजन मैग्नेटाइज्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, मैग्नेटाइज्ड रीजन पे 1 रीड होता है और अनमैग्नेटाइज्ड रीजन पे 0 रीड होता है, ठीक है। तो ये हो गया रीड एंड राइट हेड के बारे में। और आप देख सकते हो राइटिंग द डेटा, अब हम राइट कैसे कर पाते हैं डेटा को, देखो। सो द डेटा सिग्नल इज सेंड थ्रू द कॉइल ऑफ वायर, यानी कि विच जनरेट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि आप देख सकते हो कि डेटा सिग्नल कैसे सेंड करते हैं हम, वायर के थ्रू या फिर कॉइल ऑफ वायर के थ्रू हम बोल सकते हैं, विच जनरेट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब हम डेटा या फिर डेटा सिग्नल को हम एक वायर के थ्रू जो है पास करेंगे या सेंड करेंगे, उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। एट द गैप मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्म्स अ फ्रिंज पैटर्न, एंड जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है ना, उस वक्त क्या होता है, फ्रिंज पैटर्न, यानी कि जैसे मैंने आपको दिखाया, तो वो फ्रिंज पैटर्न जो है वो डेवलप होता है या फिर वी कैन से फॉर्म होता है। This flux magnetizes the small region of the oxide on the media and magnetization of that area changes. तो ये जो फ्लक्स जनरेट हुआ है ना, ये फ्लक्स क्या करता है, छोटे से रीजन को मैग्नेटाइज कर देता है कोई भी उसके ऊपर। एंड क्या होता है, अगर ये मैग्नेटाइज हो जाता है, इसके वजह से क्या होता है, हमारे उस पर्टिकुलर एरिया का मैग्नेटाइजेशन जो है वो चेंज हो जाता है। मैं आपको वापस याद दिला दूँ, मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या था,
मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो बस आपको ऐसे ही याद करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, तो आपको एग्जाम में जो है डिफिकल्टी नहीं होगी याद करने की। यहाँ पर क्या देख रहे थे, मैग्नेटाइजेशन जो है उस पर्टिकुलर एरिया का चेंज होता है, हो जाता है। एंड द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क इन द फॉर्म ऑफ जीरोज, यानी कि अनमैग्नेटाइज रीजन एंड वन एज द मैग्नेटाइज रीजन। ठीक है, उसके बाद रीडिंग द डेटा, द रीड हेड इज मूव्ड अलोंग द सर्फेस ऑफ द स्टोरेज मीडिया। जैसे आप एग्जाम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि रीड हेड कैसे कर रहा है, मूव करता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है along the surface of the media, and the information stored on the magnetic devices, that is the regions of magnetization and demagnetization, are detected by the reader by detecting a varying magnetic field across the gap। यानी कि अब वो जो 1 और 0 के फॉर्मेट जो है हमारा डेटा जो आ गया था ना, तो वो इन्फॉर्मेशन अब जो है रीड हेड कैसे मतलब रीड करता है, तो वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से रीड करता है। यानी कि मैग्नेटाइज रीजन होगा तो 1 हो जाएगा, एंड अनमैग्नेटाइज रीजन होगा तो 0। तो इस हिसाब से जो है वो रीड करता है क्या, डेटा। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा कि मैग्नेटिक स्टोरेज कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वन है मैग्नेटो ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी सेम जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज अभी हमने पढ़ा वैसा ही है, तो ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, तो ये भी सेम जैसे अभी हमने मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में थ्योरी पढ़ी वैसे ही है। तो बस आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें क्या होता है। तो अगर मैं सिंपली आपको बताऊँ कि मैग्नेटोस ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग, इसके अंदर सिंपली होता क्या है, तो ये सिर्फ एक मतलब वी कैन से एक टेक्निक है या फिर एक तरीका है डेटा स्टोर या फिर रिट्राइव कराने का। ठीक है, जिसमें लेजर और मैग्नेट ये दो चीजें यूज होती है। मैग्नेटिक फिल्म जो है ना वो सबस्ट्रेट पर लगाई जाती है, एंड जिसमें डेटा जो है वो राइट किया जाता है। एंड डेटा रिकॉर्ड करने में लेजर से जो है एक स्मॉल मतलब स्पेस में क्या किया जाता है, उसको स्मॉल स्पॉट को गर्म किया जाता है या हीटअप किया जाता है वी कैन से, जिससे कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बदल जाता है। एंड यही प्रोसेस डेटा को रीड के लिए भी यूज़ करी जाती है, एंड डेटा को इरेज करने के लिए भी जो क्या करते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो बस यही जो है फॉर्मेट है किसका, मैग्नेटो ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग का, कि कैसे मैग्नेट और लेजर को यूज करके हम डेटा स्टोर करा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेंस अवेलेबल है जिससे हमें हाई पावर हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है लेजर बीम की वजह से। एंड यहाँ पर वही जो है हमारे पास आप देख सकते हो क्या, 1 और 0 जैसे मैंने ऊपर दिखाया था ना आपको, तो वैसे ही जो है कुछ पैटर्न यहाँ पर भी अवेलेबल है। नीचे जो है आप अगर मैग्नेट शो कर दो तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर फास्ट मूविंग मीडिया ये भी आप दिखा सकते हो। चलो अब देखते हैं इसमें इसका प्रिंसिपल में हम क्या लिख सकते हैं। तो मैग्नेट ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा यूजिंग अ लेजर एंड अ मैग्नेट। तो बस आपको याद रखना है कि हम इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, एक तो मैग्नेट यूज़ करते हैं और लेज़र यूज़ करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फिल्म इज कोटेड ऑन द सबस्ट्रेट ओवर विच द डेटा इज रिटर्न। तो हम जो है मैग्नेटिक फिल्म को एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर कोट कर देते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हमें डेटा लिखना होता है या फिर राइट करना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल में लिख सकते हैं। और रिकॉर्ड कैसे होता है डेटा, देखो the disk is coated with the film that initially is uniformly magnetized। तो पहले जो है ना हमारी फिल्म क्या है, यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड होती है। याद रखना पहले क्या होता है, यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज होती है हमारी फिल्म। सो द डिस्क इज कोटेड विद द फिल्म दैट इनिशियली इज यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज। तो हम अपनी जो डिस्क है उसको कैसे मतलब उस फिल्म से हम उसको कोट करते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर फिल्म जिसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, द मैग्नेटिक लेयर साइड फेसेस टुवर्ड्स द लेजर बीम। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, तो मैग्नेटिक लेयर साइड है, इट फेसेस टुवर्ड्स द लेजर बीम। ठीक है, सो द मैग्नेटिक लेयर साइड फेसेस टुवर्ड्स द लेजर बीम। और यहाँ पर द लेजर बीम क्यों यूज होती है, तो इट इज़ यूज टू डीमैग्नेटाइज अ स्मॉल स्पॉट। जैसे कि अभी मैंने इंट्रो में ही आपको बताया कि जो स्मॉल स्पॉट है ना उसके ऊपर काम होता है, एंड ये लेजर बीम जब उसके ऊपर अफेक्ट होती है ना, तो इसके वजह से क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर स्मॉल स्पॉट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। बोलोगे कि डीमैग्नेटाइज एक लेजर बीम की वजह से क्यों हुआ, क्योंकि हम उसको मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं। एंड कोई भी मतलब अगर उसका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, अगर उसके हाई पहुंच गया तो वो स्मॉल स्पॉट क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो बाय डिसऑर्डरिंग द मैग्नेटिक डोमेन a local magnetic field determines the direction in which the spot is magnetized when it cools। यानी कि अब हमने स्पॉट को डीमैग्नेटाइज कर दिया, तो वापस से जब वो कूल डाउन हो जाता है ना, तो एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसके वजह से हम
मतलब डिटरमाइन कर पाते हैं कि किस डायरेक्शन में जो है स्पॉट वो है मैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। पहले तो हमने उसको डीमैग्नेटाइज कर दिया, अब हम उसको मैग्नेटाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि वो कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसके लिए लोकल मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है। ओके, विद अ रिलेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू दिस रीजन टू मॉडिफाई इट्स मैग्नेटाइजेशन। अब क्या कर रहे हैं हम, उसको वापस से वीक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए उसको मैग्नेटाइजेशन जो है ना उसकी मैग्नेटाइज कर रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि हमने जो यहाँ पर मैग्नेट है वो क्यों प्लेस किया था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो हमें वीक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, ठीक है। द टाइनी रीजन दैट इज मैग्नेटाइज्ड इज ट्रीटेड एज 1 व्हाइल अनमैग्नेटाइज्ड रीजन इज ट्रीटेड एज 0। यानी कि जो हमने टाइनी रीजन को वापस मैग्नेटाइज कर दिया, अब उसको हम 1 रीड करेंगे और जो 0 है वो अनमैग्नेटाइज्ड रीजन के लिए रीड करेंगे। अब हम देखते हैं रीडिंग द डेटा, तो इसके ऊपर डेटा रीड कैसे होता है। So to read the information, the disk is scanned by the polarized light from a low power laser। यानी कि जो अब हमने वो डिस्क है ना, अब उसको हम एक पोलराइज लाइट के थ्रू स्कैन करेंगे, ठीक है, या फिर लो पावर लेजर कह लो। इसके वजह से मतलब ये इनिशिएशन है रीडिंग द डेटा के लिए। सो द टू रीड द इंफॉर्मेशन द डिस्क इज स्कैन्ड बाय द पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अ लो पावर लेजर। द लेजर लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मीडिया। अब हमने उसके ऊपर क्या किया, लो पावर लेजर को इंसिडेंट किया। अब ये जो है रिफ्लेक्ट करेंगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मीडिया and its plane of polarization is rotated slightly according to the direction of magnetic field of media। So according to the direction of media हमारा जो plane of polarization है ना उसका वो rotate हो जाएगा slightly। अब इस rotation के ऊपर से हमें पता चलेगा क्या, magnetization और demagnetization। देखो कैसे, when the laser beam is reflected from the region that are magnetized, यानी कि हमने लेजर बीम जो है इंसिडेंट करी थी, अगर वो मैग्नेटाइज रीजन के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई तो हमें क्या मिलेगा, सर्टन पोलराइजेशन मिलेगा। लेकिन व्हेन द लेजर बीम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रीजन दैट आर अनमैग्नेटाइज्ड, तब क्या होगा, पोलराइजेशन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। सो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुड बी एसोसिएटेड विद द नंबर सेम जीरोज एंड वंस। तो हम इसको भी इसके हेल्प से जीरोज एंड वन यानी बाइनरी फॉर्मेट के हेल्प से रीड आउट कर पाएंगे क्या, डेटा, ठीक है। उसके बाद द इरेजिंग द डेटा, बस ये तो सिंपल पॉइंट है। डेटा को इरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द मटेरियल इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो गया इरेजिंग डेटा। बस यहाँ पर हमारा खत्म होता है मैग्नेटो ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग। तो यहाँ तक हमारा मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है ना वो कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड इसका डेफिनेशन भी आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। तो देखो जिस इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या मैं बताती हूँ। देखो, at particular temperature the resistance of particular metals becomes zero and conductivity becomes infinite। तो आई होप कि आप समझ गए हो कि आपको, तो आई होप आप समझ चुके हो कि आपको कौन सी 2 चीज़ें याद रखनी है। तो रेजिस्टेंस जब ज़ीरो हो जाए किसी भी पर्टिकुलर मेटल का और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाए। ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। तो जब रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा किसी भी मेटल का, उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी ना, तब हम क्या बोल देंगे कि ये जो है सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में है, ठीक है। सो द फेनोमेना ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिविटी इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। बस सिंपल, बस इतना ही आपको डेफिनेशन के लिए याद रखना है। द टेम्परेचर एट विच द कंडक्टिविटी बिकम्स इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जहाँ पर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट बन चुकी है, दैट टाइम इट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ग्राफ में वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर नॉर्मल मेटल एंड सुपर कंडक्टर विथ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्मल मेटल और सुपर कंडक्टर के बीच में जो वेरिएशन है ना रेजिस्टेंस का, वो हम ऐसे शो कर सकते हैं। आप नॉर्मल मेटल का देख सकते हो कि वो इंक्रीज होता रहता है, राइट, एंड सुपर कंडक्टर का आप देख सकते हो कि वो मतलब एकदम फास्ट इंक्रीज होता है एट अ पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हीलियम क्या है, तो 4.2 केल्विन है, ठीक है। तो बस ये ग्राफ आप शो कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट नोट आ गया सिर्फ फॉर सुपर कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। अदरवाइज डेफिनेशन एक्सपेक्टेड होता है एंड वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर में जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और परसिस्टेंट करंट, ये 2 टॉपिक्स आ जाते हैं। तो आप जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 सुपर कंडक्टर्स मैंने दिखाए, एक में टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर है एंड एक में टेम्परेचर यानी कि इट इज़ इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि V जो है यहाँ पर V इज इक्वल टू V नॉट हो गया, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप की यहाँ पर बात हो रही है एंड यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया। तब देखते हैं कि हम इसको डिफाइन या फिर एक्सप्लेन कैसे कर पाते हैं।
तो हमें पता है कि हम सुपर कंडक्टिविटी या फिर सुपर कंडक्टर कैसे कैरेक्टराइज्ड होते हैं, तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जीरो रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाए, राइट, तो हमारे सुपर कंडक्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय जीरो रेजिस्टिविटी। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट रेजिस्टेंस इज जीरो, यानी कि हम एक्सपेरिमेंटली कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे कि पर्टिकुलर मतलब मटेरियल की या मेटल की रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेस्ट। अब इसको अब हमें टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखो, टू टेस्ट सडन ड्रॉप ऑफ रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, मटेरियल को कनेक्ट करेंगे एक सर्किट के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, ठीक है, तो ऐसे सर्किट के अंदर हम कनेक्ट कर देंगे और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड इज मेजर्ड, यानी कि दोनों भी एंड से जो है हम अब उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एज मटेरियल इज कूल्ड बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जब क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिसअपियर हो जाता है, रिमेंबर, तो जब ये वोल्टेज ड्रॉप डिसअपियर हो गया ना, बस यही क्या है, इंडिकेट करता है जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, सो दिस डिसअपियरेंस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इंडिकेट्स जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो बस आप फ्लो में याद रख सकते हो इसको, पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, सुपर कंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय जीरो रेजिस्टेंस, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो हम जीरो रेजिस्टेंस को मतलब टेस्ट नहीं कर पाएंगे या फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि जीरो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए उस पर्टिकुलर मटेरियल को मतलब एक सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे एंड उसका ड्रॉप ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है, तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों का, तो उन दोनों के बीच का जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर किया, तो मटेरियल जब उसको टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर जब बिलो क्रिटिकल जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो आ जाएगा ना, तब वोल्टेज ड्रॉप डिसअपियर हो जाता है एंड दिस डिसअपियरेंस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, बस यही है। अब परसिस्टेंट करंट, परसिस्टेंट करंट, ठीक है, तो इसमें आप दिखा सकते हो ये दोनों डायग्राम्स, ठीक है, टी ग्रेटर देन टी सी यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन एच सी, ठीक है, और यहाँ पर ये इक्वल है दोनों भी, तो आप यहाँ पर ये कैसे दिखा सकते हो कि कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, राइट, चलो इसके थ्योरी देखते हैं। वंस अ करंट इज स्टार्टेड इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, इट विल कंटिन्यू टू कीप फ्लोइंग ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड अराउंड द लूप एज लॉन्ग द लूप इज हेल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जब तक वो पर्टिकुलर जो हमारा क्लोज्ड लूप है, ठीक है, जब तक वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे उसका टेम्परेचर है ना, तब तक उसके अंदर अगर हमने एक बार करंट जनरेट कर दिया तो वो करंट कंटिन्यूअस फ्लो हो सकता है, ठीक है, इमेजिन दिस थिंग, एंड यहाँ पर इसको मतलब साइंटिस्ट ने अप्रूव भी किया है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर it is estimated that the current persist for more than 10⁵ years, फोर्थ पॉइंट पे आप देख सकते हो, यानी कि अगर एक बार क्लोज्ड लूप के अंदर हमने करंट डेवलप कर दिया एंड उसका टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर ही रखा, तो हमारा जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, एंड रिसर्चर्स ने बताया है अगर ऐसी कंडीशन कंटिन्यूसली अगर हमने दी तो हमारा करंट जो है वो 10⁵ ईयर्स तक के जो है वो फ्लो हो सकता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, परसिस्टेंट करंट, ठीक है, परसिस्टेंट यानी कि नेवर एंडिंग, राइट, तो बस यही है। तो वंस अ करंट इज स्टार्टेड इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ सुपर कंडक्ट, यस, हम ये बात तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की कर रहे हैं, ऐसा कोई भी क्लोज्ड लूप नहीं है कि जिसके भी हमने करंट जो है उसमें स्टार्ट कर दिया तो उसमें करंट रहेगा ही, ऐसा नहीं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का अगर हमारे पास क्लोज्ड लूप है ना तभी ये पॉसिबल है, सो इट विल कंटिन्यू टू कीप फ्लोइंग ऑफ इट्स ओन अराउंड द लूप एज लॉन्ग द करंट इज हेल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। Such a steady current which flows without diminishing in strength is called as persistent current. The persistent current does not require external power to maintain. यानी कि अगर बस एक बार ही हमने जो है ना करंट जो है वो स्टार्ट कर देना है, एंड एक बार जैसे ही करंट जनरेट हो गया तो वो अपने हिसाब से जो है वो मतलब फ्लो होता रहता है, एंड मतलब इक्वल स्ट्रेंथ, मतलब विदाउट डिमिनिशिंग इन स्ट्रेंथ, आप इमेजिन कर सकते हो, एंड कोई भी एक्सटर्नल पावर उसके अंदर रिक्वायर नहीं होती है उसको मेंटेन करने के लिए। सो इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, जैसे कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट क्या है, रेजिस्टेंस जीरो होता है, राइट, एंड देयर आर नो पावर, क्योंकि हम पावर का फॉर्मूला क्या है, I²R, अब I²R में R ही जीरो हो जाएगा तो हमारी पावर भी जीरो हो जाएगी, तो इसी वजह से जो है हम कह सकते हैं इट इज प्रूव्ड कि कोई भी एक्सटर्नल पावर यूज नहीं होती है, राइट। Once the current flow is initiated, it is estimated that it persists for more than 10⁵ years, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है,
persistent current is one of the most important property of superconductor. Okay, then superconducting coils with persisting current flowing produce magnetic field and can therefore act as a persistent करंट. ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन अबाउट परसिस्टेंट करंट. तो आई होप आपको समझा होगा. ऐसा करंट जो कि मतलब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के क्लोज्ड लूप में अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो वो मतलब अगर हमने जब तक उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के मतलब बिलो रखा टिल द टाइम वो जो है करंट उसके अंदर फ्लो होता रहता है. ठीक है, तो ये होता है परसिस्टेंट करंट. चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे क्वेश्चन मतलब गारंटीड क्वेश्चन होता है. क्या? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम HC से डिनोट करते हैं. राइट, तो अब देखते हैं इसमें क्या. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस एक पेज का है ये डेफिनेशन डेरिवेशन. और आप देख सकते हो कि कितना ईजी है. जब मैं आपको बता दूंगी तो आप बताना. ठीक है, चलो. द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि हमें मिनिमम कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगती है एक सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड उसकी नॉर्मल जो रेजिस्टिविटी है उसको रीगेन करने के लिए. इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी एंड रीगेन नॉर्मल रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. एंड इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो HC, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, when magnetic field exceeds the critical value HC, the superconducting state is destroyed. यानी कि एक क्रिटिकल वैल्यू होती है HC. ठीक है, तो अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ने वो क्रिटिकल वैल्यू के मतलब एक्सीड कर दिया, इसके बियॉन्ड चली गई, तो हमारी जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और मटेरियल जो है वो नॉर्मल स्टेट के अंदर चला जाता है. ठीक है, तो ये ग्राफ इंडिकेट क्या करता है? देखो, सुपर कंडक्टिंग स्टेट हमने शो करी है और नॉर्मल स्टेट शो करी है. बाकी HC क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, और TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर. तो ये जो है ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है? जो इनके बीच में जो फेज, देखो मैंने लिखा है कर्व एक्ट एज द फेज बाउंड्री बिटवीन सुपर कंडक्टिंग एंड नॉर्मल स्टेट. तो हमारा जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है उसको हमने अगेन नॉर्मल स्टेट में जो है कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन है? तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो HC होनी चाहिए, जो कि हमें सुपर कंडक्टिविटी स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगती है एंड हमें नॉर्मल जो उसकी रेजिस्टिविटी पहले थी वो रीगेन करने के लिए, तो वो क्या होती है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. तो उसके लिए हम ये शो कर सकते हैं. एंड ये जो है ये फॉर्मूला होता है, ये न्यूमेरिकल्स में भी आप देखोगे तो ये फॉर्मूला यूज होता है. द वेरिएशन ऑफ क्रिटिकल फील्ड विथ टेम्परेचर. तो वेरिएशन ऑफ क्रिटिकल फील्ड विथ टेम्परेचर जो है उसके बीच में ये रिलेशन है HC इज इक्वल टू H0 1 माइनस T अपॉन TC द होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें यहाँ पर HC क्या है? तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, H0 है क्रिटिकल फील्ड या एब्सोल्यूट जीरो, और TC है क्रिटिकल टेम्परेचर. बस हो गया. यही इतना ही डेरिवेशन आपको 6 to 7 मार्क्स के लिए आता है. बताओ इसमें क्या ज़्यादा है? बस आपको इतना ही याद रखना है कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी एंड रीगेन नॉर्मल रेजिस्टिविटी. बस इसी को हम बोलते हैं. बस ये ग्राफ बना देंगे आप और ये थोड़ा सा रिलेशन शो कर देंगे, खत्म. क्या इसके अंदर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस थी? कुछ भी नहीं. तो बस आप इतना इंपॉर्टेंट करके जाइए. अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, ओके, अगर आप अभी देख रहे हो ना तो आप कंप्लीट जो है इसको कंप्लीट कर सकते हो पूरे यूनिट को. एंड बहुत ईजी यूनिट है, ज़्यादातर थ्योरी पार्टी है. ठीक है, तो चलो अब इसके बाद जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि अभी ये लास्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही ये मेजनर इफेक्ट. ये मेजनर इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो इसके अंदर आप देख सकते हो फिगर A, फिगर B, फिगर C. तो ये जो है सुपर कंडक्टर है. फर्स्ट वाले फिगर A में जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है, तो हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना वो हमारे सुपर कंडक्टर को पेनिट्रेट करके फ्लो होते हैं. ठीक है, फिर फिगर B में आप देख सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो लेस देन या इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड लेस देन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है. उस वक्त क्या होगा? हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करते हैं? एकदम मतलब साइड से निकल के जाते हैं. यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि एक्सपेल आउट हो सकते हैं, होते हैं. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यही जो स्टेट है यही मेजनर इफेक्ट को डिनोट करती है. ठीक है, एंड जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो सुपर कंडक्टर मतलब फिगर C में ऐसा दिखाया हुआ है. तो आप देख सकते हो मेजनर इफेक्ट का डेफिनेशन. द एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज मेजनर इफेक्ट. यानी कि हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में लेके जा रहे हैं मटेरियल को. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो हैं वो ऐसे एक्सपेल आउट हो जा रही हैं. तो ऐसे ही एक्सपेल आउट होने को हम मेजनर इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो आप एक बार रीड करके याद कर सकते हो. द एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज मेजनर इफेक्ट. ओके,
अब रीजन क्या क्या होते हैं इसके, तो वो देखते हैं। रीजंस फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपल्जन, सो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल। यानी कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड होती है तो क्या होता है कि इंड्यूस्ड क्या मतलब सर्कुलेटिंग करंट जो है ना वो जनरेट होते रहते हैं। सर्कुलेटिंग करंट्स को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं, राइट। तो ये सब जनरेट होते रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। फिर दिस सर्कुलेटिंग करंट्स क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के हिसाब से ये जो एडी करंट्स यानी कि सर्कुलेटिंग करंट्स जो है ये प्रोड्यूस हुए हैं, ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, ठीक है। तो दस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्सपेल्ड बाय द सुपर कंडक्टर। अब यहाँ पर आप वो कंडीशंस देख सकते हो जैसे हमने फर्स्ट फिगर ए में देखा था, जब टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर है तो द मटेरियल इज इन नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट एंड व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द मटेरियल इट पेनिट्रेट्स द मटेरियल। इसमें क्या होता है, मटेरियल नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में होता है और मैग्नेटिक फील्ड जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो पेनिट्रेट कर जाती है क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है। एंड द इफ एच इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एम इज मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड विद इन द सैंपल, तो हम बस हमने जो ये फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही देखा है, राइट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच, तो ये जो है फॉर्मूला फॉलो होता है एंड इट इज प्रूव्ड। तो यहाँ पर जब कब होता है ये, व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लेस देन एंड इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ, यानी जहाँ पर हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपेल आउट होके जा रही है सुपर कंडक्टर से, तो द मटेरियल टर्न्स टू अ सुपर कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सुपर कंडक्टर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना इनसाइड तो कुछ भी नहीं है ना मैग्नेटिक, यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर बी के अंदर सुपर कंडक्टर के अंदर तो कोई भी मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके बाहर से जा रही हैं, तो हमारा बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो जाएगा। अब अगर हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला देखें दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच, उसमें बी ही जीरो हो गया ना, तो जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच, इससे हमें क्या मिलता है, अब म्यू नॉट तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो उसको थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करें तो हमें क्या मिल सकता है, एम इज इक्वल टू माइनस एच, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर हम देखें तो काय का फॉर्मूला क्या था, m बाई एच था। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि m इज इक्वल टू माइनस एच, तो माइनस एच अपॉन एच पुट करेंगे तो हमारा काय क्या आ गया, -1। देयरफॉर फॉर सुपर कंडक्टर काय इज इक्वल टू -1। अब आपने कहाँ देखा था कि जो हमारा ससेप्टिबिलिटी है वो लेस देन 1 है और स्मॉल है, कहाँ देखा था, याद है, डायमैग्नेटिज्म में, राइट। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे सुपर कंडक्टर्स हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझा होगा मिजनर इफेक्ट। अब ये जो है ये डिफरेंशिएशन आप देखो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर को डिफरेंशिएट करने बोलते हैं। तो मैंने सब आपको फॉर्मेट में ही ला के रखा है, जस्ट आपको मतलब आप रीड भी कर लोगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब भी आप रीड कर लोगे एग्जाम के टाइम में आपको याद नहीं आएगा, तो अब जब समझ लोगे तो आपको सब याद आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या है टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर में ये ग्राफ देखो आप कैसे दिख सकता है, तो 4πm आपको y एक्सिस में दिखाना है और h जो है आपको यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x एक्सिस पे दिखानी है। एंड ये नॉर्मल स्टेट एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट दोनों आप देख सकते हो टाइप 1 सुपर कंडक्टर में कैसी है, और टाइप 2 सुपर कंडक्टर में वही वेरिएशन आप देख सकते हो कि मतलब मिक्स्ड स्टेट भी आ जाता है इसके अंदर। तो बस अभी इसको तो आपको मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ग्राफ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल स्टेट सुपर कंडक्टिंग स्टेट आपको याद रखनी है और टाइप 2 सुपर कंडक्टर के अंदर जो है मिक्स्ड स्टेट ये भी आ जाता है, ठीक है मेन। तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्टेट में आप देख सकते हो टाइप 1 में तो वो HC से यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से हमने डिनोट किया है, यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम जो होगा वो सब क्या हो जाएगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और उससे ज़्यादा जो होगा वो नॉर्मल स्टेट में आएगा। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो HC, HC1, HC2 ये तीन जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर दिखाई है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स। चलो देखते हैं हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो फर्स्ट टाइप 1 सुपर कंडक्टर में हम लिख सकते हैं द मटेरियल लूजेज मैग्नेटाइजेशन शार्पली, यानी कि यहाँ पर आप ग्राफ कैसे देख रहे हो कि शार्प ग्राफ है, राइट। तो मटेरियल क्या कर रहा है यहाँ पर अपनी मैग्नेटाइजेशन को शार्पली लूज कर रहा है। एंड यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर टाइप 2 के अंदर
अगर आप देखो तो मटेरियल लूजेस मैग्नेटाइजेशन ग्रेजुअली, ठीक है। तो ग्राफ ही इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेजुअली हमारा मटेरियल मैग्नेटाइजेशन लूज कर रहा है। अब यहाँ पर टाइप 1 के अंदर दे एग्जिबिट कंप्लीट मेजनर इफेक्ट, तो यहाँ पर कंप्लीट मेजनर इफेक्ट पॉसिबल है। एंड यहाँ पर टाइप 2 के अंदर दे डू नॉट एग्जिबिट कंप्लीट मेजनर इफेक्ट, ठीक है। अभी मेजनर इफेक्ट पढ़ा ही है हमने, क्या, एक्सपेलिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ नॉर्मल स्टेट टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है। फिर फोर्थ आप देख सकते हो, दे शो परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब ये थर्ड पॉइंट के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जो मेजनर इफेक्ट शो करता है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करता है, ठीक है। जो मेजनर इफेक्ट को जो मतलब एग्जिबिट ही नहीं कर रहा है कम्प्लीटली, तो वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा। तो फोर्थ पॉइंट यही कहता है कि दे शो परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर, और यहाँ पर दे डू नॉट शो परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ओके। यहाँ पर दे हैव ओनली वन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आप देखो ग्राफ में देखो तो सिर्फ HC है, यानी कि सिर्फ एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। एंड यहाँ पर क्या देख सकते हो आप, HC1 HC2, यहाँ पर दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ओके। मटेरियल एग्जिस्ट इन टू स्टेट, यानी कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट जब H इज लेस देन HC, और अब H जब ग्रेटर देन HC होगा तो नॉर्मल स्टेट। यानी कि बस ये ग्राफ को ही आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज आपको ग्राफ के बारे में ही देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो स्टेट्स अवेलेबल है टाइप 1 में, नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और यहाँ पर 3 स्टेट्स अवेलेबल है, सुपर कंडक्टिंग, नॉर्मल और मिक्स्ड स्टेट। तो वो कब कब अवेलेबल है, आप ग्राफ के थ्रू वो जो है लिख सकते हो, ओके। दे आर सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, यानी टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स में सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स आते हैं, और टाइप 2 के अंदर हार्ड सुपर कंडक्टर्स आते हैं। एंड यहाँ पर टाइप 1 नॉट मच यूजफुल ड्यू टू लो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ऑफकोर्स इसके क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कम है, इसकी वजह से वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हाई है, तो इट इज़ यूजफुल। एंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर लेड, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर टाइप 2 के अंदर नियोबियम, स्ट्रॉन्शियम, नियोबियम टाइटेनियम एंड नियोबियम जिरकोनियम। तो ये जो है टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें से आपका जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज 5 मार्क्स के लिए आपका डिफरेंशिएशन आया है, तो आप 5 पॉइंट्स ही इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो। मैंने आपको टू द मैक्स 9 जो है पॉइंट्स दे के रखे हैं, तो आप इसमें से याद कर लो, ठीक है। इसके बाद ये भी जो है एक डिफरेंशिएशन है लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में। तो इफ़ सपोज अगर ये आया तो आप ये लिख दो, लेकिन डिफरेंशिएशन जो है टाइप 1 है और टाइप 2 सुपर कंडक्टर, यही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर में आप क्या दिखा सकते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज बिलो 24 केल्विन, और हाई टेम्परेचर में ट्रांजिशन टेम्परेचर इज अबव 27 केल्विन अप टू 138। ये सब थ्योरी आपको याद ही रखनी पड़ेगी। और कूलेंट जो है लो टेम्परेचर के लिए कौन सा कूलेंट रिक्वायर है, तो लिक्विड हीलियम है, और हाई टेम्परेचर के लिए लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। दे आर टिपिकली एलिमेंट्स एंड दे आर नियोबियम बेस्ड एलॉयज, ठीक है। एंड दे आर जनरली नॉट यूजफुल फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, क्योंकि वो कूल टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब वो कूल टेम्परेचर पे ज़्यादा सस्टेन करते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मतलब डेली यूज़ और कमर्शियल एप्लीकेशन। एंड जो हाई टेम्परेचर है इट इज़ यूजफुल सच एज MRI और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, NMR जनरेटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा जोसेफ्सन जंक्शन। तो जोसेफ्सन जंक्शन क्या होता है, तो अगर आप डायग्राम देखो तो व्हेन टू सुपर कंडक्टर्स आर ज्वाइंड, यानी कि हमने दोनों भी सुपर कंडक्टर 1 सुपर कंडक्टर 2 दो सुपर कंडक्टर्स को जब ज्वाइन किया बाय थिन इंसुलेटिंग लेयर, तो वो जो जंक्शन फॉर्म करा है ना उन दोनों के बीच में, दैट इज नथिंग बट जोसेफ्सन जंक्शन, सिंपल है। तो व्हेन टू सुपर कंडक्टर्स आर ज्वाइंड बाय थिन इंसुलेटिंग लेयर, देन जंक्शन फॉर्म बिटवीन देम इज कॉल्ड एज जोसेफ्सन जंक्शन। बस वही मैंने यहाँ पर दिखाया है। और ये जो कूपर पेयर है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये ट्रांजिट करता है फ्रॉम इंसुलेटिंग लेयर सुपर कंडक्टर 1 से लेके सुपर कंडक्टर 2 तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जोसेफ्सन जंक्शन। तो DC जोसेफ्सन इफेक्ट और AC जोसेफ्सन इफेक्ट, ये 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं। तो व्हाट इज DC जोसेफ्सन इफेक्ट, देखो व्हेन अ सुपर करंट अपीयर्स अक्रॉस द जंक्शन even though the applied voltage is 0, this effect is known as DC जोसेफ्सन इफेक्ट। हमने जो है अभी ये दोनों सुपर कंडक्टर्स टाइप 1 और मतलब सुपर कंडक्टर 1 सुपर कंडक्टर 2 इन दोनों को एक इंसुलेटिंग लेयर से ज्वाइन कर दिया, और हमें क्या मिला, जोसेफ्सन जंक्शन मिला, राइट। तो जब सुपर करंट अपीयर होता है उस जंक्शन के अंदर और हमने उसके अंदर अप्लाइड वोल्टेज भी हमारी 0 है, दैट टाइम जो इफेक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, DC जोसेफ्सन इफेक्ट। और AC जोसेफ्सन इफेक्ट क्या होता है, इफ अ DC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द जोसेफ्सन जंक्शन, यानी कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं,
फर्स्ट में हमने डीसी जोसेफसन जंक्शन में वोल्टेज अप्लाई नहीं करी थी, दैट मीन्स वोल्टेज अप्लाइड इज 0। लेकिन एसी जोसेफसन जंक्शन के अंदर if a DC voltage is applied across the Josephson junction, it introduces an additional phase on the Cooper pair during tunneling and the frequency of alternating current produced is given by, यानी कि जो ये कूपर पेयर आप देख रहे हो ना, ये कूपर पेयर कब जनरेट होता है, AC जोसेफसन इफेक्ट के अंदर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर दिखा सकते हो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज इक्वल टू 2 EV अपॉन एच। अब ये कैसे आया, तो देखो मैंने साइड में लिखा है एच म्यू इज इक्वल टू 2 EV, ठीक है। एच म्यू इज इक्वल टू 2 EV होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने रीअरेंज कर दिया, तो म्यू इज इक्वल टू 2 EV अपॉन एच मिल जाएगा। तो ये इसके ऊपर भी जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैंने सब न्यूमेरिकल्स रखे हैं, डोंट वरी। तो ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, जोसेफसन जंक्शन। तो उसका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन जो है बस उतना ही एक्सपेक्टेड होता है। अब आ जाते हैं हम स्क्विड के ऊपर, दैट इज सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। ये स्क्विड की जो है फुल फॉर्म है, इसके लिए भी आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। तो क्या होता है ये देखो, स्क्विड क्या होता है, सिंपली मतलब वीक मैग्नेटिक फोर्स को जो है ना हम क्या करते हैं, मतलब मेजर करने के लिए जो है स्क्विड यूज होता है। तो ये अलग अलग मतलब एप्लीकेशंस में यूज होता है। लाइक हम कह सकते हैं कि अगर जब अर्थक्वेक आता है ना, तब वीक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, तो उसको जो है हम एक्सपीरियंस कर पाए या फिर उसको मेजर कर पाए ना, उसके लिए स्क्विड होता है। देखते हैं, और स्क्विड इज अ वेरी सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर यूज्ड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻18 टेस्ला। तो ये आप याद रख लो, 10⁻⁻18 टेस्ला। तो इतनी स्मॉल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हम इससे मेजर कर पाते हैं, किससे, स्क्विड से। तो ये एक सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर है which is used to measure extremely small magnetic flux of order 10⁻⁻18 Tesla. Their working is based on superconducting loops containing Josephson junction. तो superconducting loops यानी कि अलग अलग superconductors जो हैं वो connected होते हैं, joint होते हैं with the help of this Josephson junction. अब construction of squid के अंदर two main types होते हैं, that is DC and RF, यानी कि direct current and radio frequency squid. तो RF स्क्विड जो है हमें उसके बारे में देखना है। तो RF स्क्विड क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन जोसेफसन जंक्शन विच इज माउंटेड ऑन द सुपर कंडक्टिंग रिंग। तो सुपर कंडक्टिंग रिंग के ऊपर सिर्फ अगर एक जोसेफसन जंक्शन होगा तो वो क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्क्विड या फिर RF स्क्विड। तो सिंपली आप बस इतना ही याद रखो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो द RF स्क्विड इज मेड अप ऑफ वन जोसेफसन जंक्शन विच इज माउंटेड ऑन सुपर कंडक्टिंग रिंग। और जब दो जोसेफसन जंक्शन हो जाए, या फिर जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो दो जोसेफसन जंक्शंस हैं, ठीक है, P एंड Q। तो ये जो है जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ना, तो इसको हम DC स्क्विड बोलते हैं। सो द DC स्क्विड कंसिस्ट ऑफ टू जोसेफसन जंक्शन विच इज पैरेलल एंड विच इज मोर सेंसिटिव। तो ये DC स्क्विड का जो है आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, P एंड Q है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो करंट जो है हम C से अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड ये करंट को हम बायस्ड करंट बोलते हैं, क्यों, बिकॉज वो दो डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है, A और B में। एंड देन अगेन वो वापस से क्या हो जाता है, I1 I2 वापस से ज्वाइंट हो जाते हैं, D से वापस निकल जाते हैं। सो दिस इज द फुल, मतलब आप देख सकते हो स्क्विड का एक पैटर्न है। एंड आप यहाँ देख सकते हो स्क्विड्स आर यूजुअली फैब्रिकेटेड फ्रॉम लेड और प्योर नियोबियम, यानी कि यूजुअली जो स्क्विड्स बनाए जाते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ लेड और प्योर नियोबियम। सो दिस टनल बैरियर इज ऑक्सीडाइज्ड ऑनटू लेड और नियोबियम surface. So the entire device is cooled to within a few degrees of absolute zero with the liquid helium. A schematic of the two junction DC squid is shown in the above figure, ठीक है। तो डायग्राम में आप DC स्क्विड के कंस्ट्रक्शन को आप समझ सकते हो, जिसमें दो जोसेफसन जंक्शन शो करे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस हो रही है। एंड यहाँ पर जो है लेड और नियोबियम के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि ऐसे तो हम स्क्विड जो है यूजुअली हमें लेड और नियोबियम के ही बनते हैं, और बाकी जो टनल बैरियर होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑन टू दिस लेड एंड नियोबियम सरफेस। बाकी मतलब इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली वर्किंग में देखते हैं। और कांस्टेंट DC सुपर करंट इज अप्लाइड टू द स्क्विड, दिस करंट इज नोन एज बायस करंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो वर्किंग ऑफ स्क्विड इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसमें आप कैसे लिखोगे कि कांस्टेंट DC सुपर करंट इज अप्लाइड टू द स्क्विड, यानी कि यहाँ से जो C से जो करंट जा रहा है ना वो कांस्टेंट है, तो हम कैसे बुला रहे हैं इसको, कांस्टेंट सुपर करंट। तो कांस्टेंट सुपर करंट जो है वो सप्लाई किया जाता है कंटिन्यूअसली, एंड दिस करंट इज नोन एज बायस करंट, जैसे मैंने आपको बताया, विच एंटर्स इनटू द स्क्विड थ्रू आर्म C,
यहाँ पे आर्म सी से एंटर हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड अलोंग द पाथ ए एंड बी एंड अगेन मर्ज इनटू वन एंड लीव्स थ्रू द आर्म डी। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ए और बी डायरेक्शन में जो है करंट वो डिवाइड हो जाता है एंड अगेन मर्ज होके डी से फ्लो आउट हो जाता है, ठीक है। I1 एंड I2 आर द करंट्स टनलिंग थ्रू द जोसेफसन जंक्शन। बस इतना ही जो है वर्किंग के अंदर आता है। अब एप्लीकेशन ऑफ स्क्विड, तो एप्लीकेशन ऑफ स्क्विड ये भी क्वेश्चन आता है, तो देखो मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी यानी कि MEG, ये किसका फुल फॉर्म है? MEG भी आप लिख सकते हो, बाकी अगर आपको फुल फॉर्म याद रह रहा है दैट इज मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी, आप वो भी लिख सकते हो। अब इसमें क्या आ जाता है, थोड़ी बायोलॉजी आ जाएगी इसके अंदर। हमारा हार्ट और ब्रेन जो है ये भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। तो लेस देन 10 रेज़, हमने क्या बोला स्क्विड्स क्या क्या कब तक मतलब मेजर कर पाएंगे, कितने तक, तो 10⁻⁻18 टेस्ला तक। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि हमारा ब्रेन और हार्ट ये किस ऑर्डर में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो 10⁻⁻14 टेस्ला। तो बाय यूजिंग स्क्विड इट इज़ पॉसिबल कि हम अपने ब्रेन और हार्ट की जो है मैग्नेटिक फील्ड को इससे मेजर कर पाए या फिर डिटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें स्क्विड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर मैपिंग ब्रेन एक्टिविटीज़। इट कैन डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द ब्रेन ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻14 टेस्ला। द ह्यूमन हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻14 टेस्ला विच कैन बी डिटेक्टेड बाय स्क्विड। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया स्क्विड का, जो कि हमारा मेडिकल फील्ड के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद MRI स्कैन, ठीक है, तो MRI स्कैन भी जब हम करते हैं, उसका फुल फॉर्म मैग्नेटो रेजोनेंस इमेजिंग है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भी स्क्विड जो है वो यूज होता है। वाई? बिकॉज MRI इज अ स्कैनिंग टेक्निक फॉर क्रिएटिंग डिटेल्ड इमेजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो स्मॉल चेंजेस इन द बॉडी पार्ट आर डिटेक्टेड बाय द स्क्विड, ठीक है। अब उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव करोजन टेस्टिंग, ये भी सब एप्लीकेशंस दिए हैं, जस्ट आपको लिस्ट किए हुए हैं, आपको रीड आउट करना है, मतलब याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल चेंजेस ड्यू टू करोजन विच कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग स्क्विड, यानी कि कोई भी अगर सपोज मतलब आयरन के ऊपर ज़्यादा करोजन होता है, वी ऑल नो, तो अगर कोई भी सपोज मेटल है उसके ऊपर करोजन हो गया है, तो उसका जो मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर मैग्नेटिज्म है ना, वो चेंज हो जाता है। तो ये चेंज को भी डिटेक्ट करने के लिए हम स्क्विड यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव करोजन टेस्टिंग। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में भी ये यूज़ होता है। तो अर्थक्वेक प्रेडिक्शन कैन ऑल्सो बी डन बाय डिटेक्टिंग चेंज इन अर्थ्स मैग्नेटिज्म, जियोथर्मल एनर्जी सर्वे एक्सेट्रा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ स्क्विड्स में आ गया। देन एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स, देखो ये 5 टाइम्स PYQ है, ठीक है। थ्योरी समझ के लोग इसको छोड़ देते हैं एंड यही जो है पेपर में आता है। तो मैं आपको सब कुछ मतलब डिटेल में बता रही हूँ, तो आपको कुछ स्किप नहीं करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स, इसके अंदर 3 है, सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमिशन लाइन्स, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स एंड फ्रिक्शनलेस बेरिंग्स। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन आता है कि आप लिस्ट आउट करिए एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स, लिस्ट आउट, ठीक है, एंड कोई भी एक को एक्सप्लेन करिए। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए तीनों भी जो है एक्सप्लेन करके रखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको ईजी लगे आप वो एक्सप्लेन करो, ठीक है। सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमिशन लाइन्स, अब सुपर कंडक्टिविटी के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो एज रेजिस्टेंस इज 0 फॉर सुपर कंडक्टर, देयर इज नो पावर, बिकॉज पावर का फॉर्मूला ही I²R होता है एंड R 0 हो जाएगा तो पावर 0। So as R is 0 for superconductor, there are no power, that is I²R losses, as there is no energy dissipation associated with the flow of current through superconductor. So power transmission can be done at lower voltage level, यानी कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करेंगे तो हमें लो पावर या फिर लोअर वोल्टेज लेवल जो है वो यूज़ करके भी हम ट्रांसमिशन कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ऑपरेट एट लोअर वोल्टेज लेवल एंड दे आर मोर एफिशिएंट। तो जितने ज़्यादा कम वोल्टेज पर हम उनको ऑपरेट करेंगे उतना ही ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। सुपर कंडक्टर्स ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर भी ऐसे यूज़ होते हैं ताकि हम वोल्टेज लेवल को कम यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो एज आई थिंक आपको ये समझा होगा, बस क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस 0 है ना, इसके वजह से उसके यूजेस ज़्यादा हो जाते हैं, किसके, सुपर कंडक्टर्स के। उसके बाद सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स देख सकते हो, जो कि हमने टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स पढ़ा था, राइट। सो द टाइप 2 सुपर कंडक्टिंग वायर्स आर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अबाउट 20 टेस्ला। So the size of these magnets will be small compared to ordinary metal wire wound electromagnets. So
wires has to maintain at liquid helium temperature, power will be 1000 times less required compared to the ordinary electromagnet. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को कंपेयर करके जो है ना, हम अगर उसमें सुपर कंडक्टर यूज़ करेंगे मैग्नेट्स के अंदर, तो ये जो है यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर मतलब उसकी पावर ही कम है एंड लेस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है इसके वजह से. उसके बाद फ्रिक्शन लेस बेरिंग्स, यानी कि सुपर कंडक्टिंग बेरिंग्स प्रोवाइड हाईएस्ट एफिशिएंसी एंड prevent contact, friction and wear, so they need to lubrication, they need no lubrication or maintenance and can be used under extreme conditions. यानी कि अगर सपोज हम फैन के अगर बेरिंग्स देखें, ठीक है, फैंस में बेरिंग्स होते हैं राइट, तो अगर उसमें सुपर कंडक्टर्स यूज़ किए जाए ना, तो उसकी कम पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो कम मतलब डैमेज हो, ठीक है, क्योंकि वो मतलब बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे नहीं तो बेरिंग्स. इसके वजह से मतलब उनकी हाईएस्ट एफिशिएंसी की वजह से सुपर कंडक्टिंग बेरिंग्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है. एंड क्या लिखा है कि इट प्रिवेंट कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन, वियर एंड ऑल, तो मतलब उसके कम जो है वो लॉस हो जाते हैं, तो इसके वजह से हम उसको एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज़ कर पाते हैं. इसके वजह से फ्रिक्शनलेस बेरिंग्स जो हैं वो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, तो सुपर कंडक्टर्स यूज़ करते हैं. तो ये जो है एप्लीकेशन हो गए हमारे सुपर कंडक्टर्स के. एंड यस, यहाँ तक जो है हमारी थ्योरी यूनिट 5 की कंप्लीट होती है. अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है. तो मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं डेफिनेशन से लेके न्यूमेरिकल्स तक आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, तो इस वन शॉट में आप उसको मतलब ऐसे मत लो कि बस रिवीजन है, ठीक है. अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, देन ऑल्सो दीज वन शॉट्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू. एंड जिन्होंने मतलब पढ़ा भी है ना, तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा है, बिकॉज वी मतलब यूजुअली वी कांट डू न्यूमेरिकल्स ईच एंड एवरी डेफिनेशन एंड ऑल, बिकॉज कॉलेज में इतना ज़्यादा नहीं देते हैं राइट. तो यहाँ पर मैं आपके लिए सब कुछ जो है एक पेज मतलब एक PDF के अंदर कंपाइल करके दिया है. तो देख सकते हो न्यूमेरिकल्स ऑन यूनिट 5. फर्स्ट न्यूमेरिकल अब देखो, बहुत सिंपल, जो हमने अभी फॉर्मूलेज मतलब अभी देखे थे ना पूरे यूनिट के अंदर, बस वही फॉर्मूलेज यहाँ पर यूज़ करने हैं. तो आप क्वेश्चन देखो, एंड यस ये सब PYQs क्वेश्चन ही है, एंड आप देख सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जिस टाइप पर आए हुए हैं वही मैंने लिए हैं. ओके, सो मैग्नेटिक मटेरियल हैज़ मैग्नेटाइजेशन ऑफ 2300 एम्पियर पर मीटर, यानी कि हमें कैपिटल M मैग्नेटाइजेशन दिया है, एंड प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स डेंसिटी. फ्लक्स डेंसिटी को हम B से डिनोट करते हैं राइट. तो कितना दिया है, 0.00314 वेबर पर मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, H कैलकुलेट करना है. एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी फाइंड आउट करनी है एंड H फाइंड आउट करना है, ठीक है. अब ये मत कह देना कि ये रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है, ये हमें म्यू नॉट दिया है, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस गिवन है, दैट इज 12.57 इंटू 10⁻⁷. यहाँ पर M दिया है, B दिया है और म्यू नॉट दिया है, हमें फाइंड आउट H करना है. तो हम ये बेसिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट M प्लस H, ठीक है. यहाँ पे से H को रीअरेंज करके H लेकर आएंगे, विच इज B अपॉन म्यू नॉट माइनस M, एंड वैल्यूज पुट करके हमें H क्या मिलेगा, 198 एम्पियर पर मीटर. आप अपनी कैलसी में करके देख सकते हो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ओके, एंड चेक भी हो जाएगा राइट है कि नहीं, ठीक है. उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अगर हम यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी निकालें, यानी कि अभी देखो हम ससेप्टिबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालनी है, एंड हमने रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी की रिलेशन देखी थी राइट. तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय. तो 1 प्लस काय के लिए हम काय निकाल सकते हैं, एंड काय क्या है, M/H होता है, और M भी प्रेजेंट है, H भी प्रेजेंट है, तो 11.6161 आ जाएगा हमारे पास. एंड म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस काय, तो 1 प्लस 11.6161 तो 12.61, ये क्या आ गया हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी. ये एक मेथड हो गया. मैंने दूसरा मेथड भी यहाँ पर लिखा है, क्या म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट. तो अब यहाँ पर म्यू अपॉन म्यू नॉट के हेल्प से भी हम रिलेटिव परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं. उसके लिए हमें एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी निकालनी होगी, विच इज B अपॉन H राइट. तो B भी प्रेजेंट है, H भी प्रेजेंट है, तो बस वही पुट करके हमारे पास सेम ही आएगा, दोनों भी मेथड से आपके पास आंसर सेम ही आएगा. तो अब ये समझा होगा. सेकेंड न्यूमेरिकल देखो, डायमैग्नेटिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज subjected to an external magnetic field of 10⁵ ampere per meter. Calculate the magnetization and magnetic flux density. Susceptibility chi is given. तो हमें chi दिया है, लेकिन आप अगर फोकस करके क्वेश्चन पढ़ो, देखो ज़्यादातर मिस्टेक यही होती है. तो डायमैग्नेटिक हमें जो है Al2O3 दिया है. तो डायमैग्नेटिक अगर दिया है तो हमें पता है, अगर हमने थ्योरी पढ़ी है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता था, ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 होती थी, यानी कि काय इज लेस देन
1 यानी कि माइनस में होगा, राइट, लेस देन 1 तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ससेप्टिबिलिटी में भी उन्होंने पॉजिटिव दी है, दैट इज 5 × 10⁻⁻⁵, लेकिन हमें उसको माइनस लेना है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, काई इज इक्वल टू माइनस 5 × 10⁻⁵ एम्पियर पर मीटर एंड एच दिया है दैट इज 10⁵ एम्पियर पर मीटर। और फाइंड आउट क्या करना है हमें, मैग्नेटाइजेशन यानी कि एम फाइंड आउट करना है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। चलो अब ये तो हम इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच होता है। तो यहाँ पर काय क्या होता है, देखो यहाँ पर m कैसे निकालेंगे हम, देखो काय इज इक्वल टू m बाई एच होता है, तो m क्या रीअरेंज कर देंगे तो हमें m मिलेगा काय एच। यहाँ पर काय भी प्रेजेंट है और h भी प्रेजेंट है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमें मैग्नेटाइजेशन आ गया, सिंपल। अब मैग्नेटाइजेशन आने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम B इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटाइजेशन भी आ गया एंड यहाँ पर ये सब भी प्रेजेंट है। म्यू नॉट जो है हमें अगर गिवन नहीं है तो हम याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज गिवन ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो म्यू नॉट 12.57 × 10⁻⁷ होता है, m -5 है प्लस h जो है वो 10⁵ है। कैल्शियम में डाल के आप चेक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.125 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल देखो, फाइंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इफ अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 220 एम्पियर पर मीटर reduces मैग्नेटाइजेशन ऑफ 3300 एम्पियर पर मीटर इन इट। यहाँ पर हमको m दिया है और h दिया है और सिंपली हमें म्यू आर पूछा है, तो कितना सिंपल है, बस m और h दिया है, इससे हम काय निकाल सकते हैं, m बाई एच, तो वो कितना आया 15 और म्यू आर 1 प्लस काय होता है यानी कि 1 + 15 तो 16, तो म्यू आर हमारे पास आ गया 16। अब न्यूमेरिकल्स ऑन सुपर कंडक्टिविटी, तो ये कौन से थे, ऊपर वाले न्यूमेरिकल्स से मैग्नेटिज्म के ऊपर, अब ये है सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर। तो आप देख सकते हो, कैलकुलेट द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर लेड एट 4.2 केल्विन, द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लेड इज 7.18 केल्विन, H0 इज इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁴ है वो एम्पियर पर मीटर। तो आप गिवन में देख सकते हो, हमें H0 दिया है, T दिया है और TC दिया है। तो इससे रिलेटेड हमने जो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है फॉर्मूला देखा था, दैट इज HC इज इक्वल टू H0 इन ब्रैकेट 1 - T/TC द होल स्क्वायर। तो बस यही हमें जो है वो फॉर्मूला यूज़ करना है, सारी वैल्यूज़ पुट करके हमें HC मिल जाएगा। अब यहाँ पर HC को फाइंड आउट करना था, ये मत समझना HC इज इक्वल टू H0, वो थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक होगी, तो HC आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर HC क्या दिया है, आ गया 4.2 × 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। सेम वही फॉर्मूला यूज़ करके आप ये वाला भी न्यूमेरिकल है, ये भी ट्राई आउट करो, सेम चीज़ें हैं, सब गिवन है, बस आपको वही, बस यहाँ पर HC नहीं H0 फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला का आप रीअरेंज कर दो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, तो ये जोसेफ्सन जंक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल है, और जोसेफ्सन जंक्शन विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 650 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है तो आप गिवन में देख सकते हो, 650 माइक्रो वोल्ट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आप बोलोगे बस यहाँ पर एक ही चीज़ गिवन है, हम इससे कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, तो बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू हमें पता ही होती है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, H म्यू इज इक्वल टू 2EV, तो यहाँ से म्यू आ जाता है 2EV अपॉन H, तो बाकी V तो हमें दिया ही है, और E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 और H क्या होता है 6.63 × 10⁻34, ठीक है। तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा 3.13 × 10⁻11 हर्ट्ज, एंड वही सेम यहाँ पर भी है। तो बस अब यहाँ पर हमें V फाइंड आउट करना है, ठीक है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻11 हर्ट्ज अक्रॉस द जोसेफ्सन जंक्शन। तो यहाँ पर बस अब हमें सिंपल उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट गिवन है और हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो V इज इक्वल टू H/2E, बस ये पुट करके हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। तो बस इतने ही टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, एंड अगर आपने इतने ही कर लिया तो बस आपका यूनिट कंप्लीट हो जाता है। एंड येस, आपका जो है यूनिट कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ यूनिट नंबर 5 ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स हमने 1 शॉट में कंप्लीट कर लिया है। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये वीडियो बना पाऊँगी, बिकॉज थ्रोट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये वीडियो बनी है। तो चलो एटलीस्ट बन गई, एंड आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है 1 शॉट के अंदर। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड आप मेरे जो मेहनत है जो उसको अप्रिशिएट करेंगे, एंड येस आप स्टडी करेंगे। जो भी मैंने दिया है नोट्स में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, तो वहाँ से आप रेफ़र कर लेना। एंड बाकी जो है फर्दर यूनिट में ट्राई करूँगी कि जितनी से ज़्यादा जल्दी हो मैं उतनी ज़्यादा जल्दी अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो जब तक आप ऐसे में भी आप कंप्लीट कर सकते हो अपना 6 के 6 यूनिट अवेलेबल हैं, बी के भी यूनिट शायद 2 यूनिट बचे हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। बाकी ये फिज़िक्स का आपके पास 5 यूनिट जो है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आई होप
ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा है तो आप उसको रीड आउट कर लो। देखो पूरा जो यूनिट है ना वो थ्योरी बेस्ड ही है, ठीक है। तो बस फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब बस उतने डेफिनेशंस मैंने आपको दिए उतने रिमेंबर रखिए। जो मैंने 3 आउट ऑफ 3 स्टार जहाँ पर लिखा है ना, वो आप रेफ़र करिए एज़ एन इम्पोर्टेंट वन। एंड मैंने जो भी आपको वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट जैसे मेसनर इफ़ेक्ट बताया था, क्रिटिकल मैग्नेटिक फ़ील्ड बताई थी ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सुपर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हो गया एंड देन न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करा दिए। बस यही 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो आते हैं, वही बस अब आपने समझ लिया किस टाइप के आ रहे हैं, तो फिर कोई भी आने दो ना, वैल्यूज़ ही तो चेंज होके आएँगी, कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो बस जो मतलब फ़ॉर्मूलाज़ हमने यूनिट के अंदर पढ़े, बस वही हमें जो उसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स आ गए एंड मैंने आपको सबके 2-2 जो टाइप हैं वो दिखा दिए, ठीक है। तो बस यही आप प्रैक्टिस करिए एंड यस, जो मेरा चैनल है प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ठीक है। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। तो टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बाय।